नमस्कार। इस वीडियो में समझेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन करने का एक मेथड परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। 20 स्टूडेंट का ग्रुप है और हमको इन 20 स्टूडेंट्स में 100 मीटर का रेस कराना है। अब 10-10 के दो ग्रुप में समान क्षमता वाले स्टूडेंट्स को मैंने बांट दिया और उसके बाद 10 स्टूडेंट को इसमें दौड़ाया और बाकी बचे 10 स्टूडेंट को पगडंडी पे दौड़ाया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। जिसको बढ़िया सड़क मिला वो काफ़ी अच्छा दौड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 10 सेकंड में 100 मीटर पूरा कर ले रहा है बढ़िया सड़क वाला टॉपर, और बाकी पगडंडी वाला अपना जो टॉपर किया है वो 12 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पा रहा है। कारण वाजिब है, आपने यहाँ पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिया है पगडंडी वाले को। यहाँ पर रोड देखिए कैसा खटा रहा है, यहाँ बढ़िया रोड है जिसके कारण आसानी से ये दौड़ ले रहा है। अगर आपको इस पूरे दौड़ में 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करिएगा? क्या आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा जो सबसे तेज दौड़ा? अगर आप ऐसा करते हैं तो बढ़िया सड़क में जो दौड़ा वही चारों सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कम समय में सबसे वही दौड़ रहा है। अब यहाँ पर टॉपरे देखिए, टॉपरे 12 सेकंड में दौड़ रहा है तो कैसे पगडंडी वाला तो सेलेक्ट ही नहीं होगा। तो ये न्यायसंगत तरीका नहीं है। यहाँ पर पगडंडी में दौड़ने वाले स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा, ठीक है? तो ऐसा हम नहीं कर सकते। दूसरा तरीका ये है कि दोनों दौड़ में से 2-2 लड़के को सिलेक्ट कर लें, टॉपर्स को, ठीक है? ये न्यायसंगत दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट्स जो दौड़ रहे हैं उनको समान अवसर मिल रहा है। तो 2 ठो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और 2 ठो पगडंडी वाले से सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा आप करते हैं तो ये थोड़ा लगता है कि अनप्रोफेशनल है। इसको थोड़ा और प्रोफेशनल तरीके से करें तो हम दोनों दौड़ को एक समान मापन विधि में ला करके दोनों के स्थिति को एक तराजू में तौल करके और फिर उसके बाद उसका रैंक निकाल लेते हैं और 1, 2, 3, 4 टॉप 4 रैंक वाले स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर विभिन्न शिफ्ट के मार्क्स या परफॉर्मेंस को उस शिफ्ट की कठिनाई को तवज्जो देते हुए अगर एक साथ लाया जाए, एक स्केल पर लाया जाए, एक तराजू पर तौला जाए, तब जो परफॉर्मेंस आता है उसमें जो प्रक्रिया यूज होती है उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है? अब यहाँ पर अभी जो इंडिया में प्रचलित नॉर्मलाइजेशन है, 2 मेथड काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन ये यूज होता है कैट में, ठीक है? और ये यूज होता है जेईई मेंस वाले एग्जाम में। और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड भी एक मेथड है जो अभी तक रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वगैरह में यूज होना था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। अभी ये यूज होता है गेट एग्जाम में जो आईआईटी के द्वारा होता है और एसएससी के एग्जाम में यूज होता है। सबसे पहले जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाला मेथड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फार्मूला है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वगैरह वगैरह का यूज हुआ है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किसी का नंबर -10, -12, -14 इस प्रकार का हो जा रहा था। जिनका प्लस आ रहा था उनने तो विरोध नहीं किया, लेकिन जिनका नंबर जो घट जा रहा था -10 नंबर से, -12 नंबर से, उन्होंने काफ़ी कड़ा विरोध किया इसका कि हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। जब तक एक शिफ्ट से ज़्यादा में एग्जाम होगा आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ये पक्का है। तो अभी रेलवे ने इसे हटा दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को, इस मेथड को हटा करके परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, ऐसा रेलवे चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और नहीं हो सकता। तो उस केस में परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाना है आरआरबी, एनटीपीसी के CBT 2 एग्जाम के लिए, और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए भी परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये समझने में आसान है। इसीलिए इसको यहाँ पर लागू किया जा रहा है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। इसीलिए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले परसेंटाइल स्कोर आपका समझना होगा। वो क्या होता है? परसेंटाइल स्कोर है 100 गुने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके बराबर या आपसे कम स्कोर करता है आपके शिफ्ट में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो आपके शिफ्ट में एग्जाम दे रहा है। तो ये होता है परसेंटाइल स्कोर। आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसका एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 60 का परसेंटाइल स्कोर निकालना है, 5 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, ठीक है, और टोटल मार्क्स उसमें 100 है।
आपको 60 मार्क्स जिसने लाया उसका परसेंटाइल स्कोर निकालना है। तो आप करिएगा क्या, 60 या 60 से कम लाने वाले स्टूडेंट का नंबर कितना है, आप देख लीजिए 4 है, ये चारों है, ठीक है, ये 4 है। तो 100 गुने 60 या 60 से कम लाने वाले स्टूडेंट्स का नंबर 4 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितना अपीयर हुआ एग्जाम में 5, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका ये वाला आ जाएगा 80 परसेंटाइल आ जाएगा। मतलब जिसने 60 नंबर लाया यानी कि उसका परसेंटेज कितना था, 60% लाया, 60% ला करके उसका स्कोर हो गया परसेंटाइल में 80 परसेंटाइल। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब परसेंटाइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को दर्शाता है, वो ये है कि अगर आपका स्कोर 80 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये है कि 80% विद्यार्थियों ने या तो आपके बराबर नंबर लाया है या आपसे कम लाया है। ये चीज बताता है परसेंटाइल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देता है, तुलना करता है अपने ही शिफ्ट के स्टूडेंट्स के साथ ये परसेंटाइल। अब ऑटोमेटिकली इसका ये भी मतलब हो जाता है कि 20% जो स्टूडेंट है वो उससे ज़्यादा स्कोर कर रहा है या आपसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है। अगर आपका 80 परसेंटाइल स्कोर है तो 20% स्टूडेंट यहाँ निकाल लीजिए, 20% इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें 5 है, कितना आता है 1। मतलब एक स्टूडेंट, जो लड़का 60% नंबर यानी कि 80 परसेंटाइल लाया था, 20% स्टूडेंट उससे ज़्यादा स्कोर कर रहा है। और 20% स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट 70 नंबर लाने वाला लड़का ज़्यादा स्कोर कर रहा है। तो यहाँ से ये क्लियर है। अब परसेंटाइल का एग्जाम के टोटल मार्क्स और केवल आपके मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि परसेंटाइल जो है आपके शिफ्ट में बैठे अन्य लोगों की तुलना में आपके स्थान को दिखाता है। ये क्लियर शब्दों में आप समझ लीजिए। उसका एग्जाम्पल आप यहाँ से देख लीजिए। एक एग्जाम में जिसमें आप भी बैठे और 4 और स्टूडेंट बैठे, यहाँ देखिए, उसमें अगर आपके स्कोर का परसेंटाइल निकाला गया तो 20 परसेंटाइल आया। सेकेंड एग्जाम है, वहाँ भी 5 स्टूडेंट बैठा और आप भी बैठे, मतलब टोटल 5 स्टूडेंट थे, वहाँ पर आपका 100 परसेंटाइल हो गया है। यहाँ देखिए आप 90% स्कोर कर रहे हैं, तब भी आपका परसेंटाइल कितना है, 20 परसेंटाइल। यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि आप लोवेस्ट पोजीशन यहाँ पर गेन कर रहे हैं। आपका परसेंटाइल 90% नंबर लाने के बावजूद 20 परसेंटाइल है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे, सभी ने ज़्यादा स्कोर कर लिया आपसे। लेकिन दूसरे एग्जाम में क्या हाल हो रहा है देखिए, यहाँ भी आप थे, केवल 50% नंबर लाने के बावजूद आपका परसेंटाइल स्कोर 100 हो गया और यहाँ आप टॉप कर गए, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है परसेंटाइल को। परसेंटाइल को मतलब है कि आपके मार्क्स से कितने लोग नीचे हैं, वो दिखाता है परसेंटाइल। इसीलिए आपको अपने शिफ्ट पर ही फोकस करना चाहिए, आप दूसरे शिफ्ट पर ना जाएं। अपने शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आए तब भी आप बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर स्कोर करिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। यही बताता है परसेंटाइल। 100 परसेंटाइल के आसपास आप जाइए अपने शिफ्ट में, बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अब यहाँ पर हम एक रियल एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम 28 स्टूडेंट को लिए हैं और मेरे पास एक बार में 10 स्टूडेंट का एग्ज़ाम कराने के लिए ही मेरा सहूलियत है। तो 28 स्टूडेंट को हम बांटना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे, 10 प्लस 8 कर देंगे, टोटल 28 स्टूडेंट हो गया। अब 3 शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम ले लेंगे हम। अब शिफ्ट 1 में अगर हम एग्ज़ाम लिए हैं तो यहाँ पर रोल नंबर हमने दिखाया 1 से 10, शिफ्ट 1 में 10 स्टूडेंट, शिफ्ट 1 में कुछ इस प्रकार का नंबर आया। अब इसका परसेंटाइल आपको जिस प्रकार से मैंने कैलकुलेट करना सिखाया उस तरह कैलकुलेट कीजिएगा तो इस तरह आएगा और यहाँ परसेंटाइल दिखाया गया है। अब तीनों शिफ्ट का परसेंटाइल स्कोर हम कैलकुलेट कर लेते हैं जितना नंबर आया उसके अनुसार। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि शिफ्ट 1 का पेपर आसान था, सब ज़्यादा स्कोर किया है। शिफ्ट 2 का पेपर काफ़ी टफ था, यहाँ पर देखिए स्कोर करना काफ़ी मुश्किल है, 74 हाईएस्ट था। शिफ्ट 3 का जो पेपर है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा आसान है। तो इसके बेसिस पे हमने सबका परसेंटाइल स्कोर निकाल लिया जिस तरह मैंने निकालने सिखाया। 98 वाला का 100 हो जाएगा, 95 वाला का 90 हो जाएगा, 92 वाला का 80 हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों शिफ्ट का परसेंटाइल स्कोर निकाल के आपको दिखाया गया है। अब हमको सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स को। समझिए, आपको अगर केवल 4 स्टूडेंट चाहिए तो आप किसको सेलेक्ट करिएगा, जो ज़्यादा परसेंटाइल लाया होगा पूरे एग्जाम में उसको सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए
समान तराजू में तौलने के बाद मेरिट लिस्ट हम यहाँ पर निकाले हुए हैं। परसेंटाइल स्कोर जितना आया यही नॉर्मलाइज्ड स्कोर है आपका, ठीक है। उसके आधार पर सभी 28 स्टूडेंट का हमने रैंक दिया है, ठीक है, इसके घटते क्रम पर। तो सबसे पहले हम रखेंगे 100 परसेंटाइल जिन्होंने लाया। यहाँ पर 4 स्टूडेंट आ जाएंगे, रोल नंबर 1 वाला, रोल नंबर 11, 12 और 21। यहाँ पर देखिए सभी ने 100 परसेंटाइल लाया है। रोल नंबर 1 वाला शिफ्ट 1 में, रोल नंबर 11, 12 शिफ्ट 2 वाला, और रोल नंबर 21 100 परसेंटाइल लाया शिफ्ट 3 में। तो अगर टॉप 4 को सेलेक्ट करना होगा तो हम इन चारों को सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, सभी शिफ्ट वाले को समान अवसर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब हम दौड़ में वहाँ पर आपको दिखाए थे कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे देने के बाद भी जो है कैसे सब शिफ्ट में से लड़कों को सिलेक्ट किया जाना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रहा है कि सभी शिफ्ट के टॉपर को 100 परसेंटाइल नंबर आया है, देख लीजिए, क्लियर है। तो मतलब आप अगर अपने शिफ्ट में टॉप करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए रैंक मैंने दिखा दिया है। अब इस रैंक के अनुसार जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, मान लीजिए 10 ठो को सिलेक्ट करना है, तो 10 ठो को सिलेक्ट करना है तो ये इस रो का इस कॉलम का सारा स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में। समझने में काफ़ी आसान है, तो इसीलिए इसको अपनाया जा रहा है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। बाकी एग्जाम्स में जो होता है उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए।